Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Exam Booster. This is your chemistry mentor Shakil Ahmed. This will be our first lecture from class 11th chemistry और चैप्टर का नाम रहेगा Some Basic Concepts of Chemistry. My dear students, अगर आपने इस सब्जेक्ट पे अच्छा होल्ड बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर सम कंसेप्ट्स और वो सारे कंसेप्ट्स आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इमर्सल बेच की इस चैप्टर के साथ. और सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमने कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंडेक्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. These are the topics that we are going to discuss in this chapter through a series of lectures. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे. जो सब्जेक्ट आज हमने स्टार्ट किया उस सब्जेक्ट के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है. नेचर ऑफ मैटर, कोई भी मैटर वो किसका बना हुआ है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारा डिस्कस हो जाएगा इसी चैप्टर के अंदर. कुछ लॉज हमने डिस्कस करने हैं. केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉज, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस, गैलोसिकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, अवागाड्रोज लॉ. ऐसे लॉज के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, वो है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास. इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहां पे सॉल्व करेंगे. फिर परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. हमने स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ना है एंड सम कैलकुलेशंस दैट आर बेस्ड अपॉन दिस स्टोइचियोमेट्री. तो ये पूरे इस चैप्टर का सिलेबस रहेगा इस लेक्चर सीरीज के थ्रू जो हमने कंप्लीट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा छोटा सा मख्तसर सा इंट्रोडक्शन देंगे. केमिस्ट्री हमने पढ़नी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं. ये साइंस का एक ब्रांच है पहली बात, और इस ब्रांच के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं. अब मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो जगह लेता है, जिसका वजन होता है, जिसको हम फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, उस चीज़ को हम बेटा मैटर कहते हैं. मसलन फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस, ये पेन है मेरे पास, मैंने इसको अपनी हथेली पे रखा तो हथेली पे इसने स्पेस ऑक्यूपाई की. इसका वजन भी है क्योंकि इसके अंदर मैटर प्रेजेंट है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स की वजह से इसका मास भी है. ठीक है, मैं इसको फील भी कर रहा हूँ अपने सेंस ऑर्गन से, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं बेटा, उसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं मैटर. साइंस का वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम उसी मैटर के बारे में पढ़ते हैं. अब मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं. ये मैटर है तो मैं कहाँ पे पढ़ूंगा, उर्दू में थोड़ी पढ़ूंगा, संस्कृत में थोड़ी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है. इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर, ये जो इसका ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्यों है, किस वजह से, इसमें कौन सी चेंजेस हो जाएंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो सारा हम डिस्कस करते हैं एक स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर बेटा, जिस सब्जेक्ट को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री. चलिए डेफिनेशन पे नजर डालते हैं. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. पहली बात, ये साइंस का ब्रांच है, राइट, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ द मैटर. मैटर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में जहां पे हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इज केमिस्ट्री. It involves understanding how substances interact with each other. इसी सब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं, ये पढ़ते हैं कैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हमारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में. ठीक है, हाउ दे चेंज एंड द एनर्जी इन्वॉल्वड इन दीज प्रोसेसेस. इन प्रोसेस में एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, उस एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं. Essentially, chemistry explores how different elements and compounds combine. तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कैसे उनमें क्लीवेज होता है, कैसे नए बॉन्ड्स बनते हैं एंड ट्रांसफॉर्म अंडर वेरियस कंडीशंस. ये सारा कुछ हम एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं
उस सब्जेक्ट को जो हम नाम देते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है, उसको हम बेटा बोलते हैं केमिस्ट्री। आई होप आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्या खाली केमिस्ट्री का एक ही ब्रांच है? क्या इसका कोई ब्रांच है? इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस है। देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर। मगर यहाँ पे हम खाली 3 ब्रांच की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमने डिस्कस करनी है, जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसमें हमारा पहला ब्रांच आता है जिसको हम नाम देते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा ब्रांच आता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा ब्रांच, एक स्पेशल ब्रांच जिसको हम नाम देते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये 3 स्पेशल ब्रांचेस हैं हमारे इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जो रिएक्शंस होते हैं एक मैटर के अंदर, ठीक है, उसके बारे में, उसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को, ये सारा कुछ हम जिस केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन के लिए हम टूल्स यूज करते हैं वो हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स के टूल्स यूज करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर जहां पे स्टडी किया जाता है, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसी ब्रांच को बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द फिजिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। It focuses on understanding how matter behaves at molecular and atomic level. इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी ब्रांच के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे मैटर बिहेव करता है, किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, कैसे वो बिहेव करता है एट मॉलिक्यूलर लेवल, एंड हाउ केमिकल रिएक्शंस ऑकर, जो भी केमिकल रिएक्शन मैटर के अंदर होते हैं वो रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, फिजिबल कंडीशंस क्या है, ठीक है। Using concepts and tools from physics and mathematics, ठीक है। यहाँ पे हम मैटर के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं वो कहाँ से यूज करते हैं, किन के टूल्स यूज करते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से टूल्स यूज करते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ केमिकल रिएक्शंस हैपन। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, लाइकवाइज एंड हाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, या जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं केमिकल बिहेवियर के साथ, राइट। उस केमिस्ट्री के स्पेशल ब्रांच को हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच होता है जहां पे हम बेटा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली, उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को हम बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, इसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मीथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स खाली है तो इसको हम हाइड्रोकार्बन, इसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। या इसका डेरिवेटिव का मतलब इससे जो कंपाउंड हम बनाते हैं, मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय दिस एटम तो क्लोरोमीथेन बन गया। ये हाइड्रोकार्बन है, दिस विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड। इन दोनों को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहां पे हम हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, शाबाश। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां पे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। Inorganic compounds. Now what are these inorganic compounds? These are those compounds which are other than hydrocarbons or their derivatives. मसलन मेरे पास ये कंपाउंड है NaCl. Is it hydrocarbon? No, not at all.
ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इट इज अदर देन हाइड्रोकार्बन, नहीं उसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे कंपाउंड्स को यहां पे मैं एक और कंपाउंड लिखूंगा H2SO4, इज इट हाइड्रोकार्बन? किसी भी सूरत में नहीं। ठीक है बेटा, क्या ये उसका डेरिवेटिव है? वो भी नहीं है। तो अदर देन हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव के बगैर जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहां पे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा, समझ आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दीज वर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने याद रखना है 3 मेन ब्रांचेस, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पे मैं इसकी बात ज्यादा नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसा पार्ट हमारी लाइफ के अंदर जहां पे केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट ना होता हो। हमारी डेली लाइफ में, इवन कि हमारी बॉडी में, राइट फ्रॉम टॉप टू टो, मैं क्या ही आपको बताऊं, एवरीवेयर, हर जगह पे केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी सूरत में होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, कहां कहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हमने यहां पे हाईलाइट करके रखा है। केमिस्ट्री इन मेडिसिन। ठीक है, हॉस्पिटल जाते तो वहां से हमें दवाइयां मिलती है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां से वही हमें वो केमिकल्स मिलते हैं, वही कंपाउंड्स मिलते हैं। वो कहां से आते हैं, वो किसकी देन है? वो केमिस्ट्री की देन है। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर ये केमिस्ट्री नहीं होती तो हमें मेडिसिन नहीं मिलते। जब मेडिसिन नहीं होते तो ये जो डिजीज होते हैं वो कैसे ठीक होते हैं? तो सबसे जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है इससे हम क्या बनाते हैं, इसी केमिस्ट्री की मदद से हम क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। राइट। फिर इसके बाद केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। आज के जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो भी नाम नहीं लेते हैं ग्रो करने का जब तक ना वो केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं। मसलन उनको ग्रो करना है तो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। वो फर्टिलाइजर्स क्या है? वो भी वही तो केमिस्ट्री है। ठीक है ना। कभी कभार क्रॉप्स पे इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो केमिस्ट्री ने इंसेक्टिसाइड बना के दिया है। कभी कभार वीड्स ग्रो करते हैं जो कम्पीट करते हैं फॉर न्यूट्रेंट, सनलाइट, बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए, तो केमिस्ट्री ने वीडिसाइड बना के दिया है ना। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स केमिस्ट्री ने हमें दिए जो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी एक तो हेल्दी होती है और साथ में उसकी जो क्वांटिटी वो ज्यादा होती है। समझ आ रहा है बेटा? चलिए इसके बाद केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। चेयर, मेरे पास यहाँ पे सामने चेयर है, तो ये चेयर कहाँ से? हमारे पास वो बकेट्स होते हैं, हमारे पास इतने सारे कंटेनर से, इतने सारे कंटेनर से, जिनको कहाँ पे बनाया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बाकी तो इसके यूजेस आपको खुद पता होंगे, ज्यादा हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम मेन कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद नेचर ऑफ मैटर। एक मैटर किसका बना हुआ होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हमने नाम दिया है एटम्स। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉन डाल्टन कह रहा है। कोई भी मैटर ये किसका बना हुआ है? छोटे पार्टिकल्स का, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम नाम देते हैं क्या? उन्हीं पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम्स। जो मैटर होता है इसको मैंने अभी डिफाइन किया, कोई भी सबस्टेंस जो जगह लेता है, जिसका मास होता है, जिसको हम फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, उसको हम बेटा नाम देते हैं मैटर। अब मैटर की क्लासिफिकेशन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो मुझे बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, तो सारा मैटर है और इनकी क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन हमने यहां पे डिस्कस करनी है। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये मेरे पास एक मैटर है, इसकी स्टेट क्या है? ठीक है, यहां पे बोतल के अंदर पानी है, वो भी मैटर है, उसकी स्टेट क्या है? कोई मैटर आपको गैस की फॉर्म में मिलता है, ये हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली जो आपका जो मैटर होता है ये किस फॉर्म में है, उस क्लासिफिकेशन को बेटा हम नाम देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकली जो हमारा मैटर, या तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, या तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, या ये किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, या ये प्लाज्मा की स्टेट में होगा। तो ये कुछ स्टेट से मैटर के कोई भी मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, इन ही फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है। ये हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस पे भी जल्दी से नजर डालते हैं, जो कि हमने इस स्लाइड पे शो किया है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब केमिकली जब हम अपने आसपास देखते हैं हमें दो तरह का मैटर नजर आता है।
दो तरह के सबस्टेंसेस नजर आते हैं। एक सबस्टेंसेस को हम बेटा नाम देते हैं प्योर सबस्टेंसेस, और जो दूसरी कैटेगरी है मैटर की उसको हम या सबस्टेंसेस की, यहां पे मैं कभी वर्ड यूज कर रहा हूं सबस्टेंस कभी मैटर, तो एक ही बात है, ठीक है। हमारा जो मैटर या जो हमारे सबस्टेंस से उनमें उनके दो क्लास से, एक क्लास को हम नाम देते हैं प्योर सबस्टेंसेस, और जो दूसरे सबस्टेंसेस दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर सबस्टेंसेस और दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर्स। अब कौन से सबस्टेंस को हम प्योर कहेंगे? उस सबस्टेंस को हम प्योर कहेंगे विच इज मेड अप ऑफ, ये याद रखिएगा, दिस इज स्पेशल डेफिनेशन, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। उस सबस्टेंस को हम बेटा क्या नाम देते हैं? प्योर सबस्टेंस, जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मैं समझाऊंगा, ये एटम्स भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सर ये समझ नहीं आया तो मैं किस लिए हूं यहां पे? सबसे पहले आपको यहां पे दिखाएंगे कौन से सबस्टेंस को हम प्योर कंसीडर करते हैं। हमारे एलिमेंट्स प्योर होते हैं। इन्हीं एलिमेंट से पूरा मैटर बनता है जो हमारे आसपास से जो आप देख रहे हो अपने आसपास, पूरा सारा मैटर इन्हीं 118 एलिमेंट्स की देन है। यही 118 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आपको डिफरेंट मैटर देते हैं, डिफरेंट सबस्टेंसेस देते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स, ठीक है। इन 118 एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं इस प्योर सबस्टेंस। इसमें आपने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा आयरन, है ना, आपने कॉपर का नाम सुना होगा, ये सारे एलिमेंट्स से। आपने कार्बन का नाम सुना, ये भी एलिमेंट है। आपने नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, ये सारे बेटा क्या है? ये सारे एलिमेंट्स है और इनको हम प्योर कहते हैं। अब प्योर मैंने अभी बताया वो सबस्टेंस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्योर कह रहा हूं तो ये भी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना होगा। यस ऑफ कोर्स, जो हमारा आयरन एलिमेंट है इट इज कंसिडर्ड एज प्योर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ आयरन पार्टिकल्स। ऐसे ही अगर मैं कार्बन को कंसिडर कर रहा हूं प्योर सबस्टेंस तो मेरे पास लॉजिक होगा, लॉजिक ये है कि ये कार्बन एलिमेंट सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है और वो पार्टिकल्स कौन है? वो है कार्बन एटम्स। मैं अभी जनरली आपको बता रहा हूं, अदरवाइज कुछ एलिमेंट्स के पार्टिकल्स सेम नहीं होते, जिससे हमें जो दो कंसेप्ट्स मिलते हैं, एक होता है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, में वो यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। जनरली मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज प्योर बिकॉज हर कोई एलिमेंट अपनी जैसे एटम्स का बना हुआ होता है। इसका मतलब अगर 118 एलिमेंट्स है तो 118 टाइप्स के एटम्स भी है। हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम्स का बना हुआ होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम्स का बना हुआ होगा, हमारे नोबल गैसेस वो भी एलिमेंट से तो अपने जैसे एटम्स के बने हुए होंगे, वो सारे कंसिडर किए जाते हैं प्योर सबस्टेंसेस। अब ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स, दे हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर मेटल्स, ठीक है। 22 आर नॉन मेटल्स। सम जो बीच में बचते हैं कुछ एलिमेंट्स वो क्या है? वो है हमारे मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है, राइट। फिर इसके बाद कंपाउंड्स भी कंसीडर किए जाते हैं। These two are considered as what? Pure substances। अगर ये प्योर सबस्टेंस है तो इसका मतलब ये भी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई कंपाउंड है आपके पास वाटर है तो वाटर को मैं प्योर कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और उसके अंदर जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कंपाउंड्स के होते हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। कुछ कंपाउंड्स के जो छोटे पार्टिकल्स उनके अंदर एक ही एटम होता है, दे आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कुछ कंपाउंड्स के छोटे पार्टिकल्स 2 एटम्स होते हैं, यानी उसमें 2 एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली किसी कंपाउंड के अंदर जो छोटे पार्टिकल में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्राइएटॉमिक। उससे ज्यादा तो पॉलीएटॉमिक कहेंगे, राइट बेटा। और हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। इन सब को हम कंसीडर करते हैं प्योर एज दे आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हियर इन केस ऑफ द कंपाउंड्स द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ रही है? फिर इसके बाद इम्प्योर सबस्टेंसेस जिनको हम नाम देते हैं मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स बेसिकली होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सबस्टेंसेस के बने हुए होते हैं।
मैं यहाँ पे दो मिक्सचर्स बनाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो बीकर्स लिए, ये मैंने बीकर ए लिया, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने बीकर बी लिया। हेयर इन बीकर ए हमने इसमें सपोज 100 ml वाटर लिया, मैंने इसमें 100 ml H2O लिया, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं 20 ग्राम्स शुगर ऐड कर रहा हूं। राइट बेटा, तो एक यहां पे मिक्सचर बन गया, मगर इस मिक्सचर के अंदर दो प्योर सब्सटेंसेस है। वाटर इंडिविजुअल लेवल पे प्योर है क्योंकि वाटर में इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर शुगर को हम देखेंगे तो ये भी इंडिविजुअल लेवल पे प्योर है। शुगर पार्टिकल्स, जो शुगर होता है वो हर कोई पार्टिकल उसका टेस्ट एक जैसा होता है, कंपोजिशन सेम होती है। मतलब अब इस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स आ गए, वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो है प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, उनको हम मिक्सचर्स का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। राइट बेटा, दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब दूसरे बीकर के अंदर भी मैंने क्या काम किया, मैंने इसमें 100 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और मैं इसमें सपोज 20 ग्राम्स सेंड ऐड कर रहा हूं। तो सेंड भी इंडिविजुअल लेवल पे प्योर है, वाटर भी इंडिविजुअल लेवल पे प्योर है, लेकिन जब आपने दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाया, इसी को हम इम्प्योर मिक्सचर ना, इसी को हम दीज आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस, इन्हीं को हम मिक्सचर्स कहते हैं। अब इस मिक्सचर और इस मिक्सचर में फर्क क्या है? अगर इस मिक्सचर को हम देखेंगे, यहाँ पे आपको फेज नजर, एक ही फेज नजर आएगा। जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं, मिलाने के बाद आपको चीनी नजर नहीं आती, आपको खाली पानी नजर आता है। लेकिन जब आपने यहाँ पे सैंड को वाटर के साथ मिलाया, सैंड अलग से नजर आती है, आपको पानी अलग से नजर आती है। मतलब यहाँ पे आपको दो फेजेस नजर आते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो बाउंड्री वो भी नजर आती है। यहाँ पे जो कंपोजिशन वो सेम, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज, इसको बेटा हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, इसको हम बेटा नाम देते हैं होमोजीनस मिक्सचर। बात समझ में आई? तो पहले मिक्सचर को समझना है। मिक्सचर ये दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिल जाते हैं, उसी सब्सटेंस को हम मिक्सचर का नाम देते हैं, या उसी जो कंपोजिशन होती है उसको हम नाम देते हैं, क्या उसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। अब अगर कंपोजिशन सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, देन द मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। और अगर कंपोजिशन डिफरेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे सैंड पानी के अंदर जब डिजॉल्व किया जाता है, जो मिक्सचर बन जाता है वो सेम नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्लियर हुआ बेटा? शाबाश। अब यहां पे देखिए, जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनके दो टाइप से, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब मिक्सचर्स की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, अ मिक्सचर इज अ मटेरियल व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। और ये प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये कंपाउंड्स हो सकते हैं, व्हिच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यहां पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, अगर यहां पे केमिकल रिएक्शन होती तो नया कंपाउंड बनता है। मिक्सचर में कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता, ये केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं। जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाते, दे जस्ट मिक्स, ये केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं। अगर ये केमिकली रिएक्ट होते तो आपको नए कंपाउंड्स मिलते हैं। मिक्सचर्स अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। अगर चीनी को, अभी जो मैंने यहाँ पे मिक्सचर बनाया है, ये वाला मिक्सचर, इसका स्वीट टेस्ट होता है। जब आप इसको पानी के साथ मिलाते हो, मिलाने के बाद क्या इसका वो स्वीटनेस इसकी गायब होती है, वो तो रिटेन रहती है। ये तो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, किनके? मिक्सचर्स के। बात समझ में आई बेटा? शाबाश। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टुवर्ड्स दिस टॉपिक, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे हम मैटर को डिस्टिंग्विश करते हैं, जिससे हम मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम बेटा नाम देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं अभी एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, जिनको हम मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सबस्टेंसेस केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है, एक मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम मैटर को ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उन कैरेक्टरिस्टिक से मैटर की उसके अंदर ना विदाउट चेंजिंग द सबस्टेंसेस केमिकल आइडेंटिटी, उससे सबस्टेंस की केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, खाली हम उस प्रॉपर्टी से उस सबस्टेंस को पहचानते हैं। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर। इससे हम इन प्रॉपर्टी से मैटर की स्टेट पता करते हैं, मैटर का बिहेवियर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, वो भारी है, हल्का है, कैसा है, वो सारा पता करते हैं। And can be often used to identify and classify materials. So on the basis of these physical properties, हम इस मैटर को क्लासिफाई करते हैं, राइट?
सम की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंक्लूड। अब इसमें कुछ हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको हम नाम देते हैं मास का। मास किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। इसके अंदर टोटल मैटर कितना है, मतलब टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। जाहिर सी बात है, एक सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना उसका मास होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, वही होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो उन एटम्स की वजह से उसका वजन होता है। टिपिकली मेजर्ड इन ग्राम्स, जिसको हम यूजुअली किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स या किलोग्राम्स में। ये हो गई पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई मैटर ज्यादा जगह लेता है, कोई कम लेता है। अगर हम अपने सॉलिड्स को देखेंगे वो कम ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन अगर हम गैसेस को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा, वो कभी बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कभी जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो कम स्पेस में ऑक्यूपाई होते हैं। दैट इज कॉल्ड इज वॉल्यूम, मतलब मैटर कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। उस चीज को हम, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम वॉल्यूम का नाम देते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस ऑक्यूपाइज यूजुअली मेजर्ड इन लीटर्स। इसको हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में मेजर करते हैं। लीटर्स आर बिगर यूनिट्स, या कभी कभार मिलीलीटर्स में जब ना वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, ऐसे। और क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो ये कुछ यूनिट्स है जिससे हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मास, नंबर सेकंड वॉल्यूम। नंबर थर्ड, डेंसिटी। ये ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको बताती है कौन सा सब्सटेंस फ्लोट करेगा, कौन सा सब्सटेंस सिंक हो जाएगा इन वाटर। मतलब अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। ये आपको कौन सी टर्म बताती है? उस टर्म को हम नाम देते हैं बेटा डेंसिटी। और ये जो डेंसिटी होती है ये किसके बराबर होता है? अगर इसकी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, दिस डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद वन मोर फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कौन सी है बेटा? वो है कलर। अब जो हमारे पास, जो हम अपने आसपास मैटर देखते हैं, हर एक मैटर का एक जैसा कलर नहीं होता है, डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट कलर। तो ऑन द बेस ऑफ द कलर वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर। जैसे कि रेडिश ब्राउन कलर हमारी कॉपर का होता है, हमारा जो मरकरी होता है उसका एक सिल्वर कलर होता है, शाइनी कलर होता है। आयरन, उसका अपना कलर होता है। ऐसे डिफरेंट मैटर्स, डिफरेंट मैटर, उनका अपना अपना कलर होता है। द विजुअल अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस बेस्ड ऑन हाउ इट एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट, एंड दिस कलर डिपेंड्स अपॉन कि एक मैटर कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड सल्फर इज येलो, ये हो गया। फिर इसके बाद शेप भी डिफरेंट होती है डिफरेंट मैटर की। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, हाँ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस मिनिमम टेम्परेचर को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मसलन आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम कितना बोलते हैं? आइस किस स्टेट में होता है? आइस तो बेटा सॉलिड स्टेट में होता है। आप चाहते हो कि हम इस सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करें किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो मिनिमम टेम्परेचर आपने इस आइस को कितना देना है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो इतना मिनिमम टेम्परेचर आपने देना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या हर एक मैटर का सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है? और ये मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुछ पार्टिकल्स दूर होते हैं, जब स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन जब ये पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, जैसे कि सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर जो ये पार्टिकल्स वो नजदीक होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बात समझिएगा बेटा, तो उसको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है। तो वैसे मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है, राइट। इसके बाद वन मोर फिजिकल प्रॉपर्टी वो है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे आपने इसको डिफाइन किया, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट को, वैसे हम इसको भी डिफाइन करते हैं हमारी इस बॉइलिंग पॉइंट को। ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट रहता है किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पे भी और मेल्टिंग पॉइंट पे भी। हमारे पास वाटर की स्टेट को आपने चेंज करना है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो मिनिमम टेम्परेचर आपने कितना देना है? मिनिमम टेम्परेचर जो आप दे रहे हो टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट।
अब हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स हैं, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। वी हैव वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। वी हैव अल्कोहल, इथेनॉल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो 78 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम, कुछ लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ऑन द बेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द लिक्विड्स, हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल, दूसरे होते हैं नॉन वोलेटाइल। जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वोलेटाइल माने जाते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब उनकी वेपोराइजेशन स्लो होती है। ठीक है, ऐसे ही स्टेट्स ऑफ या स्टेट ऑफ मैटर, हमारा जो मैटर या तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, या गैस की स्टेट में होगा, या प्लाज्मा की स्टेट में होगा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि इनका इफेक्ट रहता है किस पे, स्टेट ऑफ द मैटर पे। जब हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं स्टेट भी चेंज होती है। फिर इसके बाद हार्डनेस, हमारे पास कोई मैटर हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करते हैं ऑन द बेस ऑफ द कंपोजिशन मैटर की क्या है, उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो उसी हिसाब से कोई मैटर हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। फिर सॉल्युबिलिटी, हमारे पास डिफरेंट मैटर है, कोई मैटर पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, कोई दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, कोई डिजॉल्व ही नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। कोई मैटर डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर कि नहीं, अगर डिसॉल्व होगा तब सॉल्युबल कहेंगे, अगर डिसॉल्व नहीं होता है तो इनसॉल्युबल कहेंगे। सच इज हाउ शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, जैसे कि आपने सिंपल एग्जांपल देखी होगी कैसे चीनी पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, मतलब वहां पे सॉल्युबिलिटी, वहां पे जो चीनी मैं कहूंगा वो सॉल्युबल है। कभी कभार हम सैंड पानी में डालते हैं, क्या सैंड पानी के साथ डिसॉल्व होता है? नहीं, तो उसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। ऐसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमारे पास कुछ मैटर ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि उनके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही कोई मैटर हमारे पास होता है जो क्या करता है, जो हीट को कंडक्ट करता है। सिमिलरली एक और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक मीडियम की एबिलिटी होती है किस हद तक लाइट रेज को क्या करता है, बेंड करता है, या लाइट रेज की स्पीड को चेंज करता है, जिस वजह से वो बेंडिंग होती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ऐसी विस्कोसिटी, किस ईज के साथ लिक्विड फ्लो करता है। अगर कोई लिक्विड जल्दी फ्लो करता है तो हम उसको नॉन विस्कस का नाम देते हैं, कोई लिक्विड स्लोली फ्लो करता है तो वो होता है हमारा विस्कस। हम पानी को जब बोतल से गिराते हैं तो जल्दी वो गिर जाता है, नॉन विस्कस कहेंगे। अगर हनी को बोतल से गिराएंगे तो गिरने में बहुत टाइम लगता है, दैट विल बी कॉल्ड एज विस्कस लिक्विड। ठीक है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? तो सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट। ऐसे क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ को अगर मेजर करना है, हमारे पास मेथड भी है, हमारे पास टेक्निक भी है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे हम उसको मेजर करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज भी है हमारे दिमाग में जो चल रहे हैं, जैसे कि लव, अफेक्शंस, हैट्रेडनेस, सैडनेस, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा मेथड ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है ही नहीं जिससे आप ऐसी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएंगे। याद रखा, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी मेथड से, किसी भी टेक्निक से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, those quantities are called as physical quantities. We have 7 basic fundamental physical quantities. आपने कुछ टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, सो देट इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। आगे जाके हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो हमारी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनके एक्सप्रेशंस, उनके यूनिट्स आपने याद करने पड़ेंगे। राइट बेटा? तो पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। अगर इसका ऐसा यूनिट हम देखेंगे, द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और इसका सिंबल वो है एम। ठीक। दूसरा वो है मास, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, और इसको सिंबल से जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है केजी, पता होगा। टाइम, इसका ऐसा यूनिट सेकंड, सिंबल है एस, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट एक और फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है, इसका जो ऐसा यूनिट वो है एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ओके। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट मोल, और इसको हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहां पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम दीज बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
जिसमें पहली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आती है एरिया की। एरिया की एक्सप्रेशन, एरिया निकालना होगा तो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका ऐसा यूनिट वो आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड मल्टीप्लाई करना है हाइट से, तो मैं लिखूंगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा बेटा मीटर क्यूब। वेलोसिटी भी आपको पता होगा किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी एक्सप्रेशन यही है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका जो ऐसा यूनिट वो है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, इट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, और इसका जो ऐसा यूनिट वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसका ऐसा यूनिट वो है रेडियंस पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसका जो ऐसा यूनिट वो आएगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो है मास पर इंटू वॉल्यूम, और ऐसा यूनिट आएगा केजी पर मीटर क्यूब। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। ऐसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, इंपल्स, सरफेस टेंशन, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, इनके एक्सप्रेशंस यहां पे दिए हुए हैं, इनके ऐसा यूनिट्स यहां पे दिए हुए हैं। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम दी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल सेशंस के अंदर। फिर इसके बाद प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं एसआई सिस्टम में। जैसे कि 1000 में 1000 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए 1000, ये जो नंबर है 100, मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं इसको किस प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं लिखता हूं 10⁻³ ऐसे जो ये मैंने नंबर यहां पे लिखा, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रीफिक्सेस, जो हम कहां पे यूज करते हैं, इन आवर एसआई सिस्टम, ठीक है। कुछ प्रीफिक्सेस यहां पे आप देखिए, सिंबल है हमारा कैपिटल वाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट योटा। योटा का जो फैक्टर होता है वो है 10⁻24। ऐसे स्मॉल वाई, इट रिप्रेजेंट्स योटा, ठीक है, और इसका जो फैक्टर वो आता है 10⁻⁻24। जीटा, इसका फैक्टर वो 10⁻21। स्मॉल जेड, इट इज ज़ेप्टो, जिसका फैक्टर 10⁻21 आता है। क्लियर बेटा। ऐसे ही मैं यहां पे आऊंगा सीधे टेरा पे। अगर टेरा को हम देखेंगे, टेरा का जो फैक्टर वो 10⁻12, पीको का फैक्टर 10⁻−12। ऐसे ही गीगा, इट इज फैक्टर इज 10⁻9। नैनो का फैक्टर आता है 10⁻−9। मेगा 10⁻, यहां पे 6, 10⁻6 का मतलब आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 6 बार, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मैं इस प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे किलो, जैसे मैंने अभी वहां पे बताया, ये वैल्यू आपने इस प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट किया। दीज आर द प्रीफिक्सेस दैट वी यूज इन आवर एसआई सिस्टम। क्लियर। ऐसे किलो का याद रखना है, हेक्टो का याद रखना है, डेका का याद रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके काम आएंगे आगे जाके, आप पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, ठीक है, सेंटी, इनके डेसिमल वैल्यूज भी आप याद रखिए। दिस पीको इज इक्वल टू 0.0000000000000001 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻12, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिलियनथ, ओके। ऐसे ही सेंटी, इट इज सी, इसका जो डेसिमल वैल्यू आता है वो कितना आता है, डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस सी इज 0.001, इट इज 10⁻⁻2, इट इज 100th। ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। बात समझ में आई बेटा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा है ना, टेरा, इनको आप थोड़ा सा ज्यादा नजर रखोगे क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल सेशंस में बहुत काम आते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसमें डाउटफुल वैल्यूज आ जाते हैं। किस वजह से आते हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझना है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का मतलब क्या है। ये समझने के लिए आपको पहले दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म है हमारे पास एक्यूरेसी और दूसरी टर्म है प्रिसिशन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और प्रिसिशन का मतलब क्या है। देखिए किसी एक्सपेरिमेंट का जो एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है, सपोज वो 10 आ रहा है, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है
लेबोरेटरी के अंदर। अब उसकी कैलकुलेशन जब की गई तो एग्जैक्ट वैल्यू वो 10 आया है। सपोज लेट अस सपोज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस ऑफ दैट आउटपुट इज इक्वल टू वही 10। ओके बेटा, बराबर 10 है। तो अब स्टूडेंट्स उसी सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं वो हम बहुत बार हम एक ही आउटपुट नहीं निकाल रहे हैं। मतलब मैंने वैल्यू निकालना है, मेरा वैल्यू 10 आना चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका वैल्यू, उसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, लास्ट में जो वैल्यू मुझे निकलना चाहिए वो 10 निकलना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आउटपुट में पहले चेक करता हूं। मैंने जब वैल्यू निकाला, सपोज ये आया 9.9, ठीक है। मैंने दूसरे आउटपुट में किया तो मुझे वो 10.1 आया। मैंने तीसरा आउटपुट किया वो 9.8 आया। तो इस एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास मेरे जो आउटपुट वो मंडरा रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है दिस एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। दिस इज ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। आपका जो वैल्यू, सपोज आपका ये वैल्यू आया, पहले आउटपुट के अंदर आपका ये वैल्यू आया, ये कितना करीब है इस एग्जैक्ट वैल्यू के, दिस इज कॉल्ड इज एक्यूरेसी। जो आसपास एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास का वैल्यू आना, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। मैंने दूसरे आउटपुट में जो वैल्यू निकाला, इट इज 10.1। मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना, इस एग्जैक्ट जो वैल्यू है इसके करीब कितना है, दैट इज कॉल्ड इज एक्यूरेसी। 3 आउटपुट्स की एक्यूरेसी आप यहां पे मेरे इन आउटपुट्स का देखिए। पहले रिजल्ट का जो आउटपुट वो 9.9 आ रहा है, मतलब बिल्कुल करीब है एग्जैक्ट वैल्यू के। 10.1, 9.1, दिस इज कॉल्ड इज, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। अब दूसरी जो टर्म है वो है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंट रिपीटेड मेजरमेंट्स आर विद रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए मैंने यहां पे 3 आउटपुट्स, अगर यहां पे आप देखोगे, यहां पे पहले आउटपुट में 9.9, 10.1, 9.8, मतलब जो मेरे वैल्यूज आ रहे हैं उनमें कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं कि मेरा एक वैल्यू आया 9.8, मेरा एक वैल्यू आया 9.0, मेरा एक वैल्यू आया 7.5, मेरा एक वैल्यू आया 15.3। अब अगर मैंने किसी आउटपुट के मैंने किसी रिजल्ट के मैंने 4 आउटपुट्स निकाले, अगर इनमें मैं आपस में देखूंगा, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अब इन 3 रिजल्ट्स के आउटपुट्स में आप देखिए, इनमें कंसिस्टेंसी है। तो कोई आउटपुट जो आप निकाल रहे हो, कितने भी आउटपुट्स आप निकाल रहे हो, उन आउटपुट्स के बीच में वो कितने रिलेटेड आपस में, उनके बीच में कंसिस्टेंसी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इज प्रिसिशन। ये कितने प्रिसाइज है, ठीक है। आपस में जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट जो निकाल रहे हैं, उनके बीच में प्रिसिशन कितना है, कितने वो प्रिसाइज है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो इन्हीं 2 टर्म्स को हम एक टेबल पे अप्लाई करते हैं। सपोज हम एज्यूम करते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ सम आउटपुट इज 3। किसी एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट, वो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू वो 3 आ रहा है, ठीक है। ये फिक्स्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है किसी एक्सपेरिमेंट का। अब स्टूडेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट करना है, कैलकुलेशन करनी है। 4 स्टूडेंट्स इसी ट्रू वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल, रोहित, सलीम एंड सचिन। सबसे पहला जो राहुल है यहां पे, ये 2 आउटपुट निकाल रहा है। असल में इसको ये चाहिए, इसका वैल्यू इसके आसपास आना चाहिए, एग्जैक्ट ये 3 आना चाहिए, ठीक है। ये जब पहला आउटपुट निकाल रहा है तो वैल्यू आ रहा है 2.80, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से बिल्कुल कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। और दूसरे आउटपुट में अगर हम यहां पे देखेंगे, इसका वैल्यू एग्जैक्ट 3 आ रहा है। मीन निकालना है, क्योंकि ये मत एक ही वैल्यू है ना, 2 वैल्यूज है, तो 2 का वैल्यू जब मैं निकालूंगा, इसका जब मीन निकालूंगा वो 2.9 आ रहा है। अब आपने बताना है जो 2 आउटपुट इसने निकाले, क्या इनमें कंसिस्टेंसी है। अब थोड़ी सी डिफरेंस अगर होती तो मैं कहता कि इन 2 आउटपुट्स में कंसिस्टेंसी है, लेकिन कहां कंसिस्टेंसी है। ये देखो, ये बिल्कुल कम वैल्यू है, ये बराबर एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब इज इट प्रिसाइज, नो नॉट एट ऑल, किसी भी सूरत में ये प्रिसाइज नहीं है। अच्छा, आपने बताना है इज इट एक्यूरेट, इज इट एक्यूरेट। ये कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, 2.9 आ रहा है। एग्जैक्ट कितना है, वो है 3। मीन का आपने बताना है, क्या ये एक्यूरेट है, नो ये एक्यूरेट नहीं है, बराबर आना चाहिए था। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट रोहित, इसका जो पहले आउटपुट का वैल्यू वो 2.91, दूसरे आउटपुट का वैल्यू 2.90। आपको समझ में आया होगा, ये 2 आपस में, इनके बीच में मैं कहूंगा प्रिसिशन या कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है।
ये कंसिस्टेंट वैल्यूज है। आप इसके बाद अगर तीसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर वहां पे आया 2.92 2.89, वो हो गई कंसिस्टेंसी। तो आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी आ रही है। जब कंसिस्टेंसी आएगी तो यहां पे आपने बताना इज इट प्रिसाइज, यस ऑफ कोर्स इट इज प्रिसाइज। हाँ, मीन निकाला हमने इन दो आउटपुट्स का, वो आ रहा है 2.9, तो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर हम सलीम को देखेंगे, इसके पहले आउटपुट का वैल्यू 3.01, दूसरे आउटपुट का वैल्यू 2.99, बिल्कुल करीब है और कंसिस्टेंसी भी है। तो मीन 3 आ रहा है। इज इट प्रिसाइज, प्रिसाइज भी है। इज इट एक्यूरेट, यहां पे देखिए आउटपुट भी एग्जैक्ट, जो रियल आउटपुट है, ट्रू वैल्यू है, वो भी 3 और इसका मीन भी 3 आ रहा है। प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी आप चेक कीजिए, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। नंबर थर्ड, वैल्यू पहले आउटपुट का 2.90 आ रहा है, दूसरे आउटपुट का वैल्यू 3.10 आ रहा है। आप खुद ही अंदाजा कीजिए क्या यहां पे इसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है? नहीं है, मतलब ये एक्यूरेट। जब मैंने मीन निकाला, मीन कितना आया 3, तो एक्यूरेट है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। यही होती है बेटा। आप देखिए आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या था, ट्रू वैल्यू क्या था, वो 3। आपका जो मीन कभी क्या आ रहा है 2.9 आ रहा है, 9.05 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। आप यहां पे देखिए आउटपुट इसमें क्या ऐसा, हर एक आउटपुट में आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब यहां पे जो अनसर्टेनिटी आ रही है, किस वजह से आ सकती है? देखिए बेटा, हमने देखा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे जो मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी आती है, उसके पॉसिबल रीजंस, पॉसिबल सोर्सेज, पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं। We have different sources, for example, instrumental limitations. ये भी एक सोर्स है जिस वजह से हमारे मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी आती है। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन एरर दूसरा काज हो सकता है, इंपॉर्टेंट काज हो सकता है। रीडिंग जब हम लेते हैं तो प्रॉपर वे में हम रीडिंग नहीं उठाते हैं, उसमें एरर आ सकता है जिस वजह से हमारे मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी आ जाती है। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी आती है, जिसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, प्रेशर, एयर, इनकी वजह से हमारे मेजरमेंट्स वो अनसर्टेन आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट वो है मेजरमेंट मेथड। ये मेजरमेंट मेथड का मतलब क्या है, आप यहां पे पहले देखिए, द टेक्निक यूज्ड इन मेजरिंग मेजरमेंट में इंट्रोड्यूस एरर्स। जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो उस वक्त एरर्स आ सकते हैं। जैसे कि यहां पे अगर हमने कोई लिक्विड किसी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में लिया, मेजरिंग सिलेंडर में लिया, हम जानते हैं जो लिक्विड ये ऊपर फ्लैट लेयर नहीं बनाता है, ये कभी कभार कन्वेक्स लेयर बनाता है, कभी कभार कनकेव लेयर ऐसे बनाता है। दिस शेप इज कॉल्ड एज, इसको हम बेटा मेनिस्कस कहते हैं। और इस मेनिस्कस की रीडिंग जब हमने लेनी होती है तो इस वजह से इस वक्त क्या होता है, द टेक्निक यूज्ड इन मेजरमेंट में introduce errors. For example, reading the meniscus of a liquid in a graduated cylinder can lead to slight variations in the measurements. जब हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं तो इस वजह से हमारे मेजरमेंट्स में स्लाइट एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये फ्लैट होता मे बी हम जो रीडिंग लेते हैं वो एग्जैक्ट होती, लेकिन इस सरफेस की वजह से, इस मेनिस्कस की वजह से हम प्रॉपर रीडिंग इसमें नहीं ले सकते हैं। ये भी एक रीजन है जिस वजह से हमारे जो मेजरमेंट्स वो अनसर्टन आ जाते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारा एक और जो कंसेप्ट आता है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? अब देखिए यहां पे मैंने कोई नंबर सपोज लिया 56000000, ऐसे मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया। इतना बड़ा नंबर आपको मैं बोल रहा हूं कि आप इसको याद करो, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल है ना हमारे लिए, तो मुश्किल ही है। और इतना बड़ा नंबर, या मैं यहां पे लिखूंगा सपोज 0.0000000000005 या 79 सपोज। ये लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। दिस इज लार्ज नंबर एंड दिस इज स्मॉल नंबर। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको ये होमवर्क दिया, आप इसको भी याद करो, इसको भी याद करो। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। अब ऐसे नंबर्स को हम, या इनको लिखना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब ऐसा मेथड, कंपैक्ट मेथड, हम इतने बड़े नंबर को छोटा करेंगे, ठीक है ना, या इतने छोटे नंबर को हम और छोटा करेंगे। किस हिसाब से ये छोटा है, वैल्यू इसका छोटा है, लेकिन दिखाने में ये बहुत बड़ा है। अब इसको दिखाना है ना, तो छोटे वे में, कंपैक्ट वे में, कन्वीनियंट वे में इसको जब हम दिखाते हैं, उसी
नोटेशन को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर कॉम्पैक्ट एंड मैनेजेबल फॉर्म। कहां पे ये यूज किया जाता है? साइंस के अंदर ये यूज हम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि वहां पे ऐसे नंबर्स वो कॉमन होते हैं। साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे बहुत बड़े नंबर, छोटे नंबर्स का बहुत ज्यादा वो काम होता है। तो वहां पे इन नंबर्स को किस मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉम्पैक्ट मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर इज कॉल्ड इज, क्या बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब यहां पे हम एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम ऐसे लिखते हैं a इंटू 10 टू द पावर n, दिस एक्सपोनेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पे जो है n का वैल्यू वो हम 1 टू 10 लेते हैं, ये याद रखिएगा। n का नहीं, a का वैल्यू 1 टू 10 होता है। अब मैं यहां पे कोई नंबर लिखूंगा, सपोज हम यहां पे नंबर लिखेंगे 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये इतना बड़ा नंबर है, बहुत जगह ले रहा है, टाइम भी बहुत लग रहा है, मैंने इसको शॉर्ट करना है। देखिए, इतना बड़ा नंबर, तो इसका मतलब यहां पे पॉइंट होगा, डेसिमल होगा। अब डेसिमल के आप इस साइड से आइए, टुवर्ड्स, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 7, आपको एंड पे 85 नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस a का, मैंने इसको इस फॉर्म में लाना है, तो a का वैल्यू मैंने लिखना है, मगर a यहाँ पे a 1 टू 10 होता है। क्या मैं 85 लिखूंगा? 85 तो बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, तो यह आएगा 8.5 इनटू, ये लिखा मैंने a के बदले 8.5। 1 टू 10 नहीं लिख ना, 85 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका a का वैल्यू 1 टू 10 आना चाहिए। दैट इज मैंने यहाँ पे 8.5 लिखा। और बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पे मैं इसको हटाऊंगा, मैं बराबर यहां पे लिखूंगा इट इज ये यहां पे मैं लिखूंगा 85, मैं यहां पे बराबर लिखूंगा इट इज 85। इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? यहां पे मैं क्या डालूंगा? पॉइंट, वही मैंने लिखा 8.5, तो ये आ गया हमारा a। उसके बाद इंटू 10, तो मैं लिखूंगा इंटू 10, फिर इसके ऊपर पावर लिखना है। अगर आप पॉइंट से इस डेसिमल से टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहे हो, देन पावर इंक्रीजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 और 10, यहां तक 10 आ रहा है ना, तो यहां पे 10 टू द पावर 10, तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखा। दिस इज कॉल्ड ए साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताऊंगा, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं लिखूंगा 0.79, ओके, एक सेकंड बेटा, 0.00000000000079। देखिए, अब इसको, इस बड़े नंबर को, है तो वैल्यू के हिसाब से छोटा है, मगर इतनी जगह जो ले रहा है, तो कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में इंटू 10 टू द पावर n। मगर यहाँ पे डेसिमल किस साइड से है? ये तो इस साइड से, राइट साइड से। और अगर आप डेसिमल के राइट साइड से जाओगे, जो पावर होता है 10 का, ये डिक्रीज होगा। देखिए कैसे करना है। यहां पे आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? 79। तो यहां पे a का वैल्यू 1 टू 10 ही होता है, तो यहां पे हम बीच में 7.9 के बीच में हम पॉइंट डालेंगे, 7.9, फिर इसके बाद 10, ऐसे 10, वो तो ये आएगा, है ना। अब एक्सपोनेंट ऊपर क्या है? n का वैल्यू 1, ये आएगा ना 7 पॉइंट, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आया 10 टू द पावर 12, मगर माइनस 12, 10 टू द पावर -12 मैंने बताया, क्योंकि अगर आप डेसिमल से कहां की ओर जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, इफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन द पावर इट डिक्रीजेस। अगर आप डेसिमल से लेफ्ट की ओर जा रहे हो, जैसे मैं अभी इससे पहले एग्जांपल में गया, लेफ्ट की ओर गया, जो पावर होता है 10 का, वो डिक्रीज होता है। आप जरा यहां पे नजर रखिए। Format of scientific notation, a number is written in a scientific notation is a into 10 to the power n, जहां पे इस a का वैल्यू 1 to 10 होता है, राइट। डेसिमल मूव्स लेफ्ट, पावर इंक्रीजेस। अब यहां पे देखिए 1 इट इज 276 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहां पे मतलब है पॉइंट,
ठीक है ना। पॉइंट से हम कहां की ओर जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, 10 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। पहले यहां पे 2.7, 27 तो नहीं लिख सकते ए के बदले, ए 1 to 10 होना चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा 2.76 राइट। फिर इसके बाद 10, अब 10 के ऊपर पावर क्या आएगा, डेसिमल से आप देखिए, आप लेफ्ट की ओर कितना जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट तक काउंट करना है, तो यहां पे अगर 10 to the power 10, इज इट -10, इज इट +10, इट इज +10 बिकॉज डेसिमल मूव्स लेफ्ट, पावर इंक्रीजेस। और यहां पे आप देखिए ये नंबर, इसको हम कन्वीनियंट फॉर्म में, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.000073, तो पॉइंट यहां पे आएगा 7.3 बनाना है, क्योंकि आपके ए का वैल्यू 1 to 10 आना चाहिए, वही मैंने यहां पे लिखा 7.3 into 10, ये मैंने लिखा 10। अब n का पावर ढूंढना है, अब पॉइंट से आप कहां की ओर जा रहे हो, अब इस पॉइंट से, अब पॉइंट इस पॉइंट से कहां की ओर जा रहे हो, टुवर्ड्स राइट जा रहे हो, कितने ये डिजिट जा रहे हो, 1 2 3 4 5 इस पॉइंट तक, ठीक है ना, तो आएगा 10 to the power 5। मगर व्हेन यू मूव राइट टू द डेसिमल, द पावर इट डिक्रीजेस, मतलब यहां पे आएगा -5। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर इन दिस साइंटिफिक नोटेशन, इसी को हम बोलते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? अगर डेफिनेशन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर, एक नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो असल में सम होता है सर्टेन डिजिट्स का, ठीक है, एंड वन अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट्स, कुछ डिजिट का सम होता है और एक अनसर्टन डिजिट होता है। फिर से देखिए, द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर, एक नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो असल में सम होता है, सम होता है किसका, सर्टेन डिजिट्स का, कुछ डिजिट्स का सम होता है, एंड वन अनसर्टन, या जिसको हम डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं। जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा 27.3, ये जो दो डिजिट है दीज आर सर्टेन, दीज आर सर्टेन, और जो यहां पे एक वैल्यू आ रहा है, ये जो एक डिजिट है दिस इज अनसर्टेन। तो आप यहां पे देखिए ये सम है ना 3 डिजिट्स का, जिसमें 2 क्या है, 2 सर्टेन है और एक क्या है, ये 3 यहां पे अनसर्टेन है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, इसी को हम कहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जितने नंबर्स आपके पास होंगे उन नंबर्स में हमने काउंट करने होते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है और कितने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, या अनसर्टेन फिगर्स होते हैं, या डाउटफुल फिगर्स होते हैं। बात समझ आई बेटा? चलिए इसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स की मदद से हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। देखिए पहला रूल क्या है, हैव अ लुक ऑन दीज रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से रूल से हम, या किस किस रूल से हम ये पता करते हैं कि नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई नंबर मैं लिखूंगा मगर जीरो नहीं होगा, जीरो के बगैर जितने भी नंबर्स मैं लिखूंगा, सपोज 6 5 2 3 9 2, ये मेरे पास एक नंबर है, इसमें कोई जीरो है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई जीरो नहीं, ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। ये पहला रूल है, ऑल नॉन सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर मान लीजिए सिग्निफिकेंट है। अच्छा, एंडिंग जीरो इन द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, जैसे कि मैंने लिखा सपोज 6.50, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के राइट साइड अगर एंडिंग जीरो आता है, इस डेसिमल के राइट साइड से जो एंडिंग जीरो होगा ये भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। तो मतलब 6.50 में आपने ढूंढने कितने सिग्निफिकेंट फिगर से, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तो नॉन जीरो तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, मगर अगर जीरो होगा इस डेसिमल के राइट साइड से, एंड की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। चलिए इसके बाद ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, या सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हम लिख सकते हैं, आर सिग्निफिकेंट। ये जो तीसरा रूल है, फिर से सुनिए, ऑल जीरो, सारे जीरोस जो किन के बीच में आते हैं, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखिए मैंने यहां पे लिखा सपोज 6009, अगर मैं यहां पे देखूंगा ये 6 और 9, दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट। अगर इन दो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरोस आएंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
क्लियर हो रहा है बेटा? फिर से सुनिए, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो, या मैं ये भी कह सकता हूं, देखिए मैं अगर यहां पे लिखूं 9.30930, एक सेकंड, 3.9, या ऐसे मैं लिखूंगा 3.00000000। आप यहां पे देखिए, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, यहां पे एक सेकंड बेटा, वेट कीजिएगा, यहां पे वेट कीजिएगा। All the zeros between two non-zero digits are significant figures। कोई भी दो non-significant, non-zero, वो तो significant ही हो गए, उनके बीच में जितने भी zeros आते हैं, जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा 3.0009। अब यहां पे देखिए ये 9 और यहां पे 9, ये 3, बोथ आर non-zero numbers, तो ये सिग्निफिकेंट। इनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे, इनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो पहला जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। मसलन मेरे पास 0.0006 ये नंबर है आपके पास, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ये इनिशियल जीरोस कंसीडर नहीं किए जाते हैं, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर वो 1 होगा। या ऐसे में अगर लिखूंगा 0.006 है ना, ये इनिशियल जीरोस, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें भी एक ही ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर इसके बाद एग्जैक्ट नंबर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई एग्जैक्ट नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? जैसे कि मैं कहूंगा 10 बॉल्स, ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये याद रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? हाँ, कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए इसके बाद व्हेन, ये जो एंडिंग जीरो है, मगर ये जीरो डेसिमल के बाद नहीं है, ठीक है ना, ये जीरो डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो नहीं है, तो ऐसे जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो आपने इस नंबर में बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3, ओनली 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। बात समझ आई बेटा? फिर से सुनिए, व्हेन ए नंबर एंड्स इन जीरो, ये नंबर 3690, ये नंबर एंड होता है किससे? जीरो से। When a number ends in zeros and zero is not the right of the decimal, यहां पे अगर मैं डेसिमल ड्रा करूं, ये जीरो मत है राइट टू द डेसिमल, तो इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 6 एंड 9, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद 7th रूल वो है पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। जैसे कि हम वो नहीं लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10 टू द पावर 8, या अभी मैंने जो यहां पे कुछ नंबर्स लिखे, आप यहां पे देखिए 10 का पावर, यहां पे 10 का पावर, आप यहां पे देखिए 10 का पावर, ये इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब जहां पे 10 के ऊपर पावर होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? वो है 3। मैं लिखूंगा 4.5 × 10 टू द पावर सपोज 12, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 10 के ऊपर जब पावर होगा, पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसमें कितने नंबर है? नॉन जीरो बोथ, तो ये यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 5.624 है ना, दीज आर ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। 3 × 10 टू द पावर 8, अभी मैंने बताया 10 के ऊपर पावर वो इनसिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 7.869, ये वाला नंबर आप देखिए, ये सारे नॉन जीरो नंबर्स है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आप यहां पे देखिए 20.0008। आप पहला और जो लास्ट ये चेक कीजिए, पहला और लास्ट ये सिग्निफिकेंट है। कोई कितने भी जीरोस हो इन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, वो सारे जीरोस क्या आते हैं? वो सिग्निफिकेंट आते हैं। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रहेंगे, है ना। इनिशियल जीरोस जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन जीरो इस राइट साइड के एंड पे अगर होगा तो एक सिग्निफिकेंट ये होगा, एक सिग्निफिकेंट ये होगा, तो इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये बेटा समझ में आया? 0.050, देखिए ये सिग्निफिकेंट है,
क्योंकि पॉइंट इसके राइट साइड से अगर एंड पे जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट, लेकिन इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स वो दो रहेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अच्छा, यहां पे आप देखिए जो एंडिंग जीरोस होते हैं, ये यहां पे आप पॉइंट डालेंगे, ये जीरोस मत है इस डेसिमल के राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, तो ये सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर वो एक ही होगा, ये इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा। बात समझ आई बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, जो हमारे अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं उनको हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए मेरे पास सपोज एक नंबर है 3.23 एक नंबर है, मैं लिखूंगा 3.39। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा 3.25, मैं यहां पे लिखूंगा 3.35। ये मेरे पास चार नंबर से, ये मेरे पास बेटा चार नंबर से। ध्यान से सुनिएगा, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। जैसे ना आप मैथ में राउंडिंग ऑफ करते हो, तो यहां पे भी हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, यहां पे मैंने चार नंबर्स लिए, तो मैंने इनमें दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने इनको लाना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने इनको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है। देखिए बेटा, देखिए अगर एंड पे जो वैल्यू आ रहा हो, अगर ये लेस देन 5 आ रहा है, लेस देन 5, अगर ये कितना आ रहा है जो एंड पे वैल्यू है, अगर ये लेस देन 5 आ रहा है, कीप इट एज सच इसको आपने रखना है, इट विल बी 3.2। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो आएगा 3.2। बात सुनिए आपने, समझ आया? एंड पे जो वैल्यू होगा अगर ये लेस देन 5 होगा तो इसको हमने वैसे ही रखना है। अगर यहां पे एंडिंग वैल्यू, एंडिंग नंबर मोर देन 5, उसके आगे जो वाला नंबर होगा उसको आपने +1 करना है। तो ये यहां पे 3 है, इसके पीछे जो नंबर है इट इज मोर देन 5, तो आगे वाले नंबर को आपने +1 करना है, ये आएगा 3.4। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये आ गया। दिस इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है। यहां पे एंडिंग वैल्यू क्या है, वो है 5। ये एंडिंग वैल्यू क्या है, ये बेटा यहां पे 5 है। अब मसला ये है कि अगर इस एंडिंग वैल्यू जो 5 है, अगर इसके सामने क्या होगा, इसके सामने बेटा इवन नंबर होगा, जैसे कि 2 क्या है, इट इज इवन, तो इसको आपने ऐसे ही रखना है। यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो आएंगे 3.2। क्लियर हुआ? यहां पे आप देखिए एंडिंग नंबर भी 5 है, बराबर 5 है, लेकिन इससे पहले जो नंबर होगा अगर वो ऑड होगा तो यहां पे आपने +1 करना है, ऑड नंबर को आपने +1 करना है। इवन नंबर होगा इस 5 के सामने, तो इसको एज सच, कीप इट एज सच, इसको ऐसे ही लिखे 3.2, तो राउंडिंग आप होगी 3.2। लेकिन यहां पे जो 5 है लास्ट में, क्या इसको भी ऐसे रखेंगे? नहीं, अगर इसके सामने नंबर होगा वो ऑड होगा तो +1 करना है, तो यह आएगा 3.4। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम राउंडिंग कहते हैं। आप यहां पे देखिए, इफ द मोस्ट डिजिट इज, if the outermost last digit is greater than 5, the preceding number is increased by 1। यहां पे आप देखिए अगर मोर देन 5 होगा, है ना, लास्ट डिजिट अगर क्या होगा, मोर देन 5, जो उससे पहले वाला नंबर होगा उसको +1 करना है, वही तो हमने लिखा है, इज इंक्रीज्ड बाय 1। नंबर नेक्स्ट, इफ द लास्ट डिजिट राइट डिजिट इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 होगा देन द प्रीसीडिंग नंबर इज रिटेन्ड। तो प्रीसीडिंग, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया, इट इज लेस देन 5, जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, इफ द मोस्ट राइट डिजिट इज 5, अब अगर राइट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 5 होगा, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड। फिर प्रीसीडिंग जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता इफ इट इज एन इवन, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, प्रीसीडिंग नंबर ऐसे ही रखिएगा। अगर ये लास्ट डिजिट 5 होगा, उससे पहला वाला डिजिट वो आपने ऐसे ही रखना है। अगर वो इवन होगा तो +1 करना है, अगर वो क्या होगा, ऑड होगा, तो वही हमने यहां पे लिखा है नंबर। बट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। यहां पे आपने इंक्रीज 1 करना है, अगर ये क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा। आई होप कि आपको यहां तक ये मैथमेटिकल टूल्स, आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए सेशन में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।